सो चिल्ड्रन, थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या क्या पढ़ना स्टार्ट किया था सबको पता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाज गिवन टू एवरीबॉडी कि डिमांड कहाँ काम आएगा। उसके बाद सप्लाई के साथ जब कंपेयर करेंगे तो मैंने आपको बता दिया था कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, जो भी नहीं पढ़ना आपको। देयर आफ्टर इट वाज टोल्ड कि भाई नीड, डिमांड, डिजायर में क्या फर्क होता है, वांट में, ये बता दिया था मैंने आपको। फिर हमने कुछ डिस्कशन किया था कि डिजायर और डिमांड में क्या सिमिलरिटी होती है, किस चीज को आप डिमांड बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। देर आफ्टर दोनों के डिफरेंसेस पढ़ने के बाद हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। एंड देर आफ्टर कुछ रीजंस हमने पढ़े थे चिल्ड्रन। और मैंने आपको बताया था कोई भी कमोडिटी अगर उसकी अपनी प्राइस की वजह से मोर और लेस टू बी बॉट होती है, मतलब प्राइस गिर जाएगा तो आर विलिंगनेस विल बी टू बाय मोर, और प्राइस बढ़ जाएगा तो आर विलिंगनेस विल बी टू बाय लेस। इस चीज को हम डिमांड के कॉन्सेप्ट में, इकोनॉमिक्स में, थ्योरी ऑफ डिमांड में मूवमेंट के नाम से पढ़ते हैं। किसी और रीजन से अगर ऐसा होता है तो हम उसको शिफ्ट के नाम पे पढ़ते हैं। अगर मार्केट में प्राइस कम हुआ, लेट अस से एक पार्कर के पेन का, और आपने अपने एक बेस्ट फ्रेंड के लिए उसको बर्थडे गिफ्ट के लिए खरीद लिया क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ था, तो ये मूवमेंट होगा और इस फिनोमेना को क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। बट बर्थडे है, यू हैव अफेक्शन टुवर्ड्स योर क्लासमेट, आपको लग रहा है सहेला सहेली किसी ने आपको बुलाया है तो भाई गिफ्ट तो देना ही देना है। इन दैट केस आपने गिफ्ट खरीद ही लिया। तो वंश जी का बर्थडे था, पेन हार्दिक जी ने खरीद लिया। वासु जी का बर्थडे था, पेन नमन जी ने खरीद लिया। गीतिका जी का बर्थडे था, पेन पापकी जी ने खरीद लिया या तुषा जी ने खरीद लिया। इसलिए खरीदा क्योंकि प्राइस गिरा हुआ था। सर बड़ी गिरी हुई अप्रोच है सर, सस्ता था गिफ्ट इसलिए खरीदा, दोस्त से कोई मतलब नहीं। तो आप इसे बोलते हैं मूवमेंट। और अगर बर्थडे था इसलिए हमने पेन खरीदा, प्राइस से कोई मतलब नहीं, दैट वाज कॉल्ड एज शिफ्ट बेसिकली। तो अब चलते हैं बच्चों आगे। एल्जेब्रा सबने पढ़ी होगी बच्चों। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच क्लासिफाइज द वेरियस फैक्टर्स जो डिमांड को बच्चों इफेक्ट करते हैं, आप उसे बोलते हैं डिमांड फंक्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं आप उसको? डिमांड फंक्शन। मैं कुछ लिख रहा हूं एंड आई वांट आप सब इसको लिखें। अगर मैथ्स में आपने सर्ड्स एंड इंडिसेस जैसा चैप्टर एक पढ़ा हो, या चैप्टर की बात नहीं करेंगे क्योंकि सब बच्चों का मैथ सिलेक्टिव नहीं है, कभी मैथ्स में ऐसा सुना है बच्चों? फंक्शंस चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, एक चैप्टर होता है ना फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो लिमिट्स तो मेरे को नहीं पता, हाँ फंक्शन रिलेशन, सॉरी। तो ये आप पढ़ते होंगे x इक्वल्स टू एफ वाई। तो इसका मतलब है x इज द फंक्शन ऑफ y, मतलब y के घर में फंक्शन होगा तो x आएगा हमेशा? नहीं भाई। कहने का मतलब इस वैल्यू को अगर 2 ले लें और अंदर 5 लिख दें तो x की वैल्यू क्या होगी चलन? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और अगर मैं इस 5 की जगह लेटस से 7 लिख दूं तो ये 10 की जगह कितना हो जाएगा? 14। कहने का मतलब जब जब y चेंज होगा तब तब x में चेंज आएगा ही आएगा। तो यहां पे ये जो x है चिल्ड्रन, इट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और ये जो y है चिल्ड्रन, दिस इज बेसिकली द फैक्टर्स जिनकी ऊपर हमारे कस्टमर की डिमांड डिपेंड करेगी। तो आई एम पुटिंग समथिंग and wish everybody to write the same children. dx equals to function px pr y t e c f g डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। सो आपने काफी ढेर सारे अल्फाबेट्स यहां पे देख लिए हैं। px का मतलब क्या है और इन सब के बाद इन सब का मतलब क्या है, मैंने दो टीम्स में यस डिफाइन कर दिया सबको बच्चों। हमारी कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक की बोतल दाम गिरने पे ज्यादा बिकेगी बच्चों और दाम बढ़ने पे कम बिकेगी, जनरल पर्सपेक्टिव है। बट अगर आप फॉन्ड ऑफ कोको कोला कोल्ड ड्रिंक हैं, प्राइस बढ़े या घटे आपको तो उसको खरीदना है ही है। अगर प्राइस की वजह से चेंजेस होते हैं तो इकोनॉमिक्स में इस फिनोमेना को मूवमेंट के नाम पे स्टडी किया जाता है चिल्ड्रन। और बाकी किसी रीजन की वजह से अगर चेंजेस होते हैं तो दिस फिनोमेना इज स्टडीड इन द नेम ऑफ शिफ्ट। तो इसको अगर आप ठीक से लिख लेंगे तो आपके लिए बड़ा ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट हो जाएगा पढ़ना बच्चों। एक होता है प्राइस और एक होता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज अदर फैक्टर्स। चलिए, तो दिमाग की बत्ती जलाइए, मैं टॉस खाए बगैर। आई वेंट टू अ गारमेंट स्टोर
मेरे को वहां पे कपड़े सस्ते नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड के लिए उसकी बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट देने के लिए उसके लिए शर्ट खरीद ली। मेरी वाइफ का बर्थडे था, ऑब्वियस सी बात है भाई, गिफ्ट तो देना ही देना है, प्राइस जाए भाड़ में। दैट इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट चिल्ड्रन। तो प्राइस की वजह से होगा तो फिनोमेना इज नोन एज मूवमेंट, और अगर किसी और वजह से होगा तो फिनोमेना इज कॉल्ड एज शिफ्ट। प्राइस की वजह से होगा सो हम इस स्टडी को बोलते हैं बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड, और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिमांड। आपने अपने घर के लिए एयर कंडीशनर खरीदा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, इट वॉज सिंपली अनबेरेबल। मैंने भी अपने घर के लिए एयर कंडीशनर खरीदा क्योंकि सस्ता था। तो माई आइडियोलॉजी विल बी कॉल्ड एज मूवमेंट या क्वांटिटी डिमांडेड, एंड योर आइडियोलॉजी विल बी कॉल्ड एज शिफ्ट और डिमांड। वंस मोर, क्योंकि सो कॉल्ड सर्दी का सीजन आ गया है, इसलिए आपने नवंबर में विजिट किया किसी बढ़िया विंटर वेयर स्टोर को, और सबके लिए घर में वुलन क्लोथ्स, वुलन गारमेंट्स, सो कॉल्ड स्वेटर्स, जैकेट्स, मफलर, ग्लव्स, ये सब खरीद लिया। इट इज नोन एज शिफ्ट एज वेल एज डिमांड। बट मैं तो इन सब चीजों को तभी खरीद रहा हूं व्हेन द प्राइस फॉल्स, एल्स ठंडे में मरना मंजूर है। मेरी आइडियोलॉजी को बोला जाएगा मूवमेंट या क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आ गया? When it is related to individual persons, we call it as individual demand function, and when it is related to a group of customers, we call it as market demand function. ये कहानी समझ में आ गई? तो इसको पूरा झटपट कॉपी कर लें। तो लेफ्ट साइड में तो मैथमेटिक्स लिखी है, ये आपकी इकोनॉमिक्स है। इसको आप पूरा लिख लें, फिर एक एक करके मैं समरी में जरा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। चलिए मैं डिटर्मिनेंट्स को भी मार्क कर देता हूँ, इसको मार्क कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। So there are two determinants, children, other factors and price. चलिए समझने को तैयार? वैसे तो नोट्स में भी सब कुछ मिलेगा आपको, नॉट टू वरी, और स्लाइड में भी आ गया है, बट मैं अभी समझाना चाहता हूं। कोको कोला का प्राइस बढ़ गया, जनरली मेंटालिटी इज टू बाय लेस, और घट गया तो मेंटालिटी इज टू बाय मोर। अगर बच्चों पेप्सी महंगी हो गई कोको कोला के कंपैरिजन में, तो कस्टमर्स विल बी विलिंग टू बाय मोर ऑफ व्हाट? ये मेरा क्वेश्चन था, प्रवचन की तरह क्लास ना फॉलो करें। पेप्सी का दाम बढ़ गया इन रिलेशन टू कोको कोला, तो अब कस्टमर्स क्या खरीदेंगे? कोको कोला। तो पेप्सी का दाम बढ़ेगा, कंपैरेटिवली कोको कोला सस्ती होगी, कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आई रिपीट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पेट्रोल का दाम गिर गया, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर कार्स इन द कंट्री? पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग कार ज्यादा खरीद लेंगे, और पेट्रोल महंगा हो गया तो कार कम बिकेगी। अगेन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पे दो तरह के गुड्स आपको आगे चल के पढ़ाए जाएंगे। वन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट, जो मैंने कोक और पेप्सी के केस में लिया। अदर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट, जो मैं सो कॉल्ड कार और फ्यूल के केस में ले रहा हूं। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे। वाई रिप्रेजेंट्स इनकम इन इकोनॉमिक्स चिल्ड्रन। अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी, अभी तक मैं सो कॉल्ड पिज्जा हट में खाता था पिज्जा, अब मैं सो कॉल्ड दुबई जाके पिज्जा खाऊंगा। तो इनकम के बढ़ने से पिज्जा हट की डिमांड क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। और दुबई जाकर पिज्जा खाने की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो दुबई जाके पिज्जा खाने की डिमांड को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, और पिज्जा हट की डिमांड कम हो गई, इसे बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। मेरी इनकम कितनी भी बढ़ जाए बच्चों, जो घर में एलपीजी सिलेंडर आ रहा है, क्या हम उसको भी महंगे में खरीद लेंगे? वेंडर को क्या बोलेंगे 956 का है बट हम 9,500 रुपए देंगे क्योंकि हम रईस हैं? ऐसा तो नहीं होगा। सो जब आपकी इनकम में चेंज होता है, देयर आर थ्री इंपैक्ट्स। सम गुड्स आर देयर जिनकी डिमांड सेम होती है, उनको आप बोलते हैं सो कॉल्ड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं इनकम बढ़ने पे आप उनको ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, नॉर्मल गुड्स। कुछ ऐसे होते हैं इनकम बढ़ने से आप बोलते हैं छी अब हम ये खरीदेंगे, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? इंफीरियर गुड्स। तो अभी तक मैं सड़क पे चाट खाता था, मेरी इनकम बढ़ गई, मैं हल्दीराम के स्टोर पे जाके चाट खाने लग गया, तो हल्दीराम नॉर्मल गुड्स हो गया और सड़क की चाट क्या हो गई? इंफीरियर गुड्स। आप अभी तक हल्दीराम में चाट खाते थे, आपकी इनकम बढ़ गई, आप न्यूयॉर्क जाने लग गए चाट खाने के लिए, तो न्यूयॉर्क में चाट का ठेला इज नॉर्मल गुड्स, और हल्दीराम की चाट आपके लिए क्या होगी?
इंफीरियर, बट मेरे लिए वही नॉर्मल थी। ओके चलिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मेरे को दलिया बहुत अच्छा लगता है, कोई भी प्राइस हो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा अगर टेस्ट फेवरेबल है। मेरे को गोभी की सब्जी बहुत बेकार लगती है, प्राइस कितना भी कम हो, क्योंकि टेस्ट अनफेवरेबल है तो हम उसको कम ही लेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस से डिमांड कैसे अफेक्टेड होती है? इफ द टेस्ट इज फेवरेबल वील बाय मोर, अनफेवरेबल होगा तो वील बाय लेस। ई स्टैंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आपको लग रहा है कि आज रिलायंस का शेयर जिस प्राइस पे मिल रहा है कल को उसका दाम बढ़ जाएगा, तो ये सोचते हुए आप आज क्या करेंगे बच्चों? उन शेयर्स को ज्यादा खरीद लेंगे। और अगर आपको लग रहा है अडानी पार का शेयर प्राइस गिरने वाला है भविष्य में, व्हाट यू विल डू? अडानी शेयर का भाव गिरने वाला है, क्या करेंगे आज आप? नहीं नहीं नहीं, अभी आपका है ही नहीं तो बेचेंगे कहां से? आज आप कम खरीदेंगे, भाव गिरेगा तो ज्यादा ले लेंगे। सी स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, बजाज फाइनेंस, अमेजॉन फाइनेंस, एचडीएफसी फाइनेंस, अगर क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज, और अगर बच्चों क्रेडिट फैसिलिटी गिर जाएगी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज। आज हाउसिंग लोन कंट्री में कम हो जाए, कार लोन कम हो जाए, इन सब चीजों की डिमांड क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। एफ अगेन स्टैंड्स फॉर, यू कैन से फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, जो है आपने एक्सपेक्टेशन में पढ़ा था, बट यहाँ पे फर्म पॉलिसीज भी है। अगर फर्म प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे बेच रही है तो डिमांड विल इंक्रीज, और अगर प्रीमियम प्राइस पे बेच रही है तो डिमांड विल डिक्रीज। गवर्नमेंट ने बच्चों अगर रेस्टोरेंट पे 28% जीएसटी लगा दिया, लोगों की रेस्टोरेंट जाने की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर वापस से 2% जीएसटी लगा दिया तो रेस्टोरेंट का फूड सस्ता होगा और लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच वी कॉल एज व्हाट चिल्ड्रन? डिटर्मिनेंट्स, जो कमोडिटी डिमांड को चेंज करते रहते हैं। समझ में आ गया? तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी में सो कॉल्ड एक हेडिंग लिखें, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो बिफोर आई स्टार्ट एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, एक बात भी क्लियर कर दूं, मैं आपको मल्टीपल तरीके के नोट्स दूंगा बच्चों। एक कंप्यूटराइज टेक्स्ट होगा जिसमें कोर सिलेबस का कॉम्पोजिशन ही लिखा होगा, एक हैंड रिटन नोट्स होंगे जो मेरा पर्सनल डिक्टेशन है, किसी का कॉपीड नहीं है, गॉट इट क्लियर? तो मैं स्टूडेंट्स के नोट्स भी प्रिजर्व कर लेता हूँ, तो आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे एग्जाम में कैसे इंट्रोडक्शन वगैरह अपने आंसर में लिखना है। So in everyday life, people achieve a particular standard of living by having certain wants and fulfillment of such wants up to a maximum level. Thus, a want or a desire backed by the means of payment and willingness to pay is called as what, children? Nothing is called as a demand. Definition तो आपको पता है, तो ये सब मैं वेस्ट नहीं करूंगा। हेडिंग लिख लीजिए सब लोग बच्चों, टाइप्स ऑफ डिमांड। सिर्फ आप हेडिंग्स लिखेंगे, दैट आई एम मार्किंग विद ब्लू और रेड कलर, बाकी आपको नोट्स में सब मिलेगा, तो आपको सो कॉल्ड अभी लिख के टाइम नहीं बर्बाद करना। राइट द फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन, इंडिविजुअल डिमांड। होता क्या है? एक स्टूडेंट 2 पेन्स खरीदना चाहता है, एक टीचर एक डिजिटाइजर खरीदना चाहता है, किसी स्टूडेंट को लैपटॉप चाहिए पढ़ाई करने के लिए, इंटरनेट सर्व करने के लिए, समझ में आ गया, टाइम वेस्ट करने के लिए, इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप लिख लें, and the formula is one commodity one consumer model। कोको लिख सकते हैं, कमोडिटी भी वन और कंज्यूमर भी बच्चों वन ही है। दिस टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड, कोको मॉडल। अंडरस्टूड एवरीबडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कोको मॉडल? भाई कोको मॉडल समझे सब लोग? चलिए सिर्फ हेडिंग लिखिए एंड देन राइट सीओ सीओ। कंज्यूमर भी वन है बच्चों और कमोडिटी भी वन ही है। चलो आगे, नेक्स्ट, मार्केट डिमांड। मिस्टर ए इज अ कंज्यूमर, इनको भी पेन्स चाहिए, स्टूडेंट है ये। बी इज अ कंज्यूमर, इन्हें भी पेन्स चाहिए। सी इज अ कंज्यूमर, इन्हें भी पेन्स चाहिए। डी इज अ कंज्यूमर, इन्हें भी पेन्स चाहिए। इन्हें 2 चाहिए, इन्हें 4, इन्हें भी लेटस से 6 और इन्हें 3। 4 + 2 is 6 + 6 12 and 3 हाउ मच चिल्ड्रन? 15। ये जो 15 पेन्स की डिमांड है सब लोगों की, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट डिमांड। तो इट इज वन कमोडिटी एंड मेनी कंज्यूमर्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, वन कमोडिटी एंड मेनी कंज्यूमर्स। कोड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनी कंज्यूमर्स एंड वन कमोडिटी, मकॉक, मेनी कंज्यूमर्स एंड वन कमोडिटी। 5 families are willing to purchase 10 liters of milk। कौन सा एग्जाम्पल हुआ चिल्ड्रन? मार्केट डिमांड।
तो मिल्क इज वन कमोडिटी बट फैमिलीज कितनी है बच्चों? 5। तो मेनी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, कमोडिटी 1 होगी तो मार्केट डिमांड। एक कंज्यूमर एक कमोडिटी होगा तो क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। अब बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए कंज्यूमर्स भी ढेर सारे एंड कमोडिटीज भी ढेर सारी, तब आप इसे क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। तो तीनों बातें लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वन कमोडिटी वन कंज्यूमर कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। वन कमोडिटी एंड many consumers called as market demand. This phenomena is studied in micro. कलर चेंज कर लूं तो आपको याद रहेगा। many commodities and many consumers, this is called as what children? Aggregate demand, and this is taught in macro. इसको आप लिख लीजिए तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपके दिमाग में। नहीं तो काफी बच्चे बेचारे एग्रीगेट और मार्केट डिमांड को कंफ्यूज कर जाते हैं। ये कंफ्यूजन अभी नहीं होता, जब आप मैक्रो पढ़ते हो ना वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो आप इसको लिख लें, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। अब चलते हैं आगे। एक्स एंटे डिमांड। You are planning to buy a BMW Series 7 edition car to be gifted to me on Teachers Day, children. अभी आपने खरीदी नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं। ought to, I repeat children, ought to। तो आपने सोच रहे हैं अभी बट खरीदा नहीं है। You are thinking in advance but not actually bought। तो आप इसे क्या बोलेंगे? ex ante demand। But when what you were thinking you did, children, it is called as what? Ex post। तो बच्चों ex post demand is as same as purchases और ex post demand is as same as commodity bought। समझ में आ गया? तो इन दोनों को जरा आप लिख लें। You are thinking to buy ex ante। शाम को सोच रहे हैं 2 पिज्जा ऑर्डर कर दे डोमिनोज से, ये ex ante है। And the moment pizza comes to your house, it is known as ex post demand। And the moment you consumed it, और डकार वकार भी बढ़िया ले लिया, तो हो गई यूटिलिटी। गॉट इट? तो सबसे पहले आता है एक्स एंटे डिमांड, फिर आता है एक्स पोस्ट डिमांड, और फिर आती है यूटिलिटी चिल्ड्रन। तो यूटिलिटी इज द थर्ड स्टेज इन फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स, यू कैन से। तो अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाए, अरेंज what will be the correct arrangement of the given of the mentioned items, आपको ex ante डिमांड लिख के दे देंगे, आपको ex post डिमांड लिख के दे देंगे, आपको परचेज लिख के दे देंगे और आपको यूटिलिटी लिख के दे देंगे। तो सबसे पहले आएगा ex ante, फिर आएगा ex post और वही परचेज भी है तो वो आ गया उसके बाद, और उसके बाद यूटिलिटी आ जाएगा। ओके चलिए, सबने लिख लिया। जॉइंट डिमांड। किसी ने मेरे को बताया कि सारे आईएससी स्टूडेंट्स ने नए शूज खरीदे हैं स्कूल के लिए एंड बैग भी परचेज किया है और बुक्स भी परचेज की हैं। सो व्हेन मल्टीपल थिंग्स आर बॉट टुगेदर, और प्रैक्टिकली एक दूसरे के बगैर इनका कोई काम नहीं है, जब ये बात आ गई बच्चों तो हम बोल सकते हैं मिल्क एंड टी लीव्स। मिल्क एंड टी लीव्स। देन वी कैन टेक ब्रेड एंड बटर और यू कैन टेक ब्रेड एंड जैम। कुछ भुक्कर टाइप के लोग होते हैं, वो एक स्लाइस में बटर लगाएंगे, एक में जैम लगाएंगे, 3 स्लाइस मिला के खा जाएंगे। वो जॉइंटा डिमांड हो गई, जॉइंट डिमांड हो गई। वो जॉइंट नहीं है, जॉइंट है, गलिवर। सो ऐसी 2 चीजें जो आप साथ साथ खरीदते हैं और साथ साथ इस्तेमाल भी करते हैं। यू कैन से शू एंड शू पॉलिश। नहीं जरूरी नहीं, कुछ लोग बिना सॉक्स से भी शूज पहन लेते हैं, बट डेफिनेटली चिल्ड्रन शू प्लस सॉक्स का ही कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया? तो शू प्लस सॉक्स हो गया, कार एंड फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया। पता लगा आपके पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है, आप दनादन कॉम्पैक्ट डिस्क खरीदे जा रहे हैं, तो किस लिए भाई बेवकूफी भरी डिमांड। तो कोई भी 2 चीजें जिनको ज्वाइंटली इस्तेमाल किया जाता है, जब उनको हम खरीदते हैं या खरीदने की सोचते हैं, दोनों ही बातें बच्चों, खरीद लिया या खरीदने की सोचा, तो वी कॉल इट एज व्हाट? ज्वाइंट डिमांड। ओसामा बिन लादेन वाला भी एक एग्जांपल लिखवा देते हैं, गन एंड बुलेट्स। समझ में आ गया? एक स्कूल का एग्जांपल लिखवा देते हैं चिल्ड्रन, डस्टर प्लस चौक। समझ में आ गया? चौक डस्टर एक मूवी भी थी, कुछ लोग चौक की स्पेलिंग ये लिखते होंगे, ये वो घूमने टहलने वाला चौक होता है, चौक मोहल्ला।
ये वाला चौक CHAWLK होता है। समझ में आ गया? ध्यान से अगर स्कूल का भी विजिट किया हो तो देख सकते हैं लोग। खैर, समझ में आ गया व्हाट इज जॉइंट डिमांड चिल्ड्रन? एक और ले लेते हैं, चलिए। बुक्स एंड यू कैन से बुक स्लिप्स या सो कॉल्ड कवर या स्टेशनरी, कुछ भी लिख लीजिए साथ में। तो दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? जॉइंट डिमांड। समझ गए? समझ गए बच्चों? चलिए, डिराइव्ड डिमांड। मैं ये नहीं पूछूंगा पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन अ कार, बट आपको कार चलानी नहीं आती, तो कार ट्रैवलिंग के लिए आपको हायर करना पड़ेगा किसे बच्चों? ड्राइवर को। घर बनवाने के लिए आपको मेसन वर्कर्स चाहिए, यस और नो? सो डिमांड फॉर कार ट्रैवल एंड हाउस is known as direct demand. I repeat children, known as what? Direct demand. But demand for driver and mason worker children is called as what? Derived demand. गर्मी बहुत पड़ रही थी, आपने पापा से कहा प्लीज सो कॉल्ड किचन में मम्मी के लिए एयर कंडीशनर लगवा दो। पापा ने कहा बिल्कुल लगवा देंगे, बट शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसलिए स्टेबलाइजर भी खरीद लिया गया। तो प्राइमरी नीड जो थी ना बच्चों, दैट वाज ऑफ एयर कंडीशनर, विच ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड द नीड फॉर अ स्टेबलाइजर। मिठाई की दुकान वाला मिठाई बेचने के पैसे लेता है बच्चों, या मिठाई का डिब्बा बेचने के पैसे लेता है? मिठाई बेचने के। तो उसको आपको मिठाई बेचनी थी, डिमांड वॉज टू सेल स्वीट्स, बट हाथ में तो नहीं पकड़ा देगा ना। या आप कहें अपने रिलेटिव क्या जा रहे हैं, 1 किलो काजू की बर्फी लेके जानी है, क्या बोलेगा? बुला लो सबको, यहाँ भी खिलाते हैं एक करके। ऐसा तो होगा नहीं। या पन्नी में बांध के भी देगा मान लीजिए, या बॉक्स में भी देगा। तो डिमांड फॉर दैट स्वीट बॉक्स इज कॉल्ड एज व्हाट? derived demand. So demand for education by you students is called as what children? Direct. But education के लिए आपको चाहिए टीचर, तो डिमांड फॉर टीचर इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? derived demand. समझ में आ गया? आप खाना खाना चाहते हैं तो नीड फॉर फूड इज डायरेक्ट डिमांड, बट खाना बनाने के लिए आपने शेफ या कुक हायर कर लिया, तो डिमांड फॉर शेफ और कुक इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट डिमांड, सॉरी डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड पूरी करने के लिए, हाँ, सिंपल एज दैट। स्कूल आप जाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट डिमांड है, बट उसके लिए आपको कन्वेंस चाहिए, तो डिमांड फॉर कन्वेंस, से इट इज अ पर्सनल कार और अ बस और एन ई रिक्शा, व्हाटसोएवर इट इज, द डिमांड फॉर दोस थिंग्स इज कॉल्ड एज व्हाट? डिराइव्ड डिमांड। अब एकदम तड़कता भड़कता भयंकर वाला एग्जांपल, नकल मारनी है एग्जाम में, डायरेक्ट डिमांड, उसके लिए चिट बनानी पड़ेगी, तो चिट की डिमांड क्या हो जाएगी? डिराइव्ड डिमांड हो जाएगी। समझ में आ गया? टीचर आपको डांटना चाहती है, अब डायरेक्ट डिमांड है डांटने की, बट टूल चाहिए डांटने वाला, गुस्सा उतारने वाला, या तो झापड़ मार देंगे या तो मुंह से बोल देंगे, तो झापड़ और मुंह से बोलने की डिमांड डिराइव्ड डिमांड हो गई। समझ गए? तो प्लीज कॉपी दीज एग्जांपल्स क्विकली। हो सकता है आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है उससे मेरा सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे चले, दैट मे बी पॉसिबल, बट मैं उस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। जैसे मूवमेंट और शिफ्ट बहुत आगे लिखा है किताब में, बट अगर आप डिटर्मिनेंट्स के साथ उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए। कॉम्पोजिट डिमांड ये क्या होती है सर? कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं जॉइंट डिमांड के साथ। ध्यान देने वाली बात है, एनीथिंग विच हैज मल्टीपल यूजेस। कॉम्पोजिट वर्ड भी रखता है एक साथ, नहीं नहीं एक साथ नहीं बच्चों। कॉम्पोजिट का मतलब विच कंप्राइजेस ऑफ, यहां पे नहीं है, विच कंप्राइजेस ऑफ मेनी यूजेस है यहां पे। तो आप टी लीव्स एंड मिल्क को जनरली एक साथ खरीदेंगे अनटिल अनलेस आप ब्लैक टी पीने के शौकीन ना हो। ब्लैक टी जनरली हार्ट पेशेंट्स को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा तो होता ही है कितना भी बेकार मिल्क पिए आप, तो जो ब्लैक टी पीते हैं उनको तो मिल्क की कोई जरूरत नहीं है, बट जनरली टी लीव्स के साथ मिल्क खरीदी जाती है। तो इन दोनों की जो डिमांड होगी बच्चों, क्या बोलेंगे उसे? जॉइंट डिमांड। बट इफ आई आस्क मिल्क कुड बी यूज्ड फॉर व्हाट मेनी पर्पसेस, तो आप बोलेंगे सर इट कुड बी यूज्ड फॉर सिंपली ड्रिंकिंग, इट कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग टी, इट कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग कॉफी, इट कुड बी यूज्ड फॉर, ये क्या है सर? रुद्राभिषेक, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके आगे, इट कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, अरे खोया,
खोए की बर्फी बनती है ना, इट कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग हलवा ऑल्सो, वो भी स्वीट ही हो गया बेसिकली। एंड अब बच्चे कहेंगे सर इट कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग आइसक्रीम। तो मिल्क के कितने यूजेस हो गए बच्चों? मल्टीपल यूजेस हैं, हमने 6 लिखे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट डिमांड। तो दो चीजों को एक साथ, दो से ज्यादा चीजों को एक साथ खरीदना इज जॉइंट, और एक चीज को मल्टीपल तरीके से यूज करना इज सो कॉल्ड कॉम्पोजिट। तो अगर मैं बात करूं पेट्रोल के इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं, व्हीकल में यूज कर सकते हैं। जेनरेटर्स पहले आते थे पेट्रोल के, अभी भी आते हैं, कम आते हैं बट, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। सर आत्महत्या के लिए तो लोग यूज करते हैं उसको, वो फिर आखिरी डिमांड होगी, लास्ट डिमांड। चलिए डन दिस, कर लिया बच्चों? लिख दिया सबने? गीतिका जी, कृषिप जी, अरे कृषिप जी आ गए, नमस्कार। नमन जी, पापकी जी, त्रिषा जी, वासु जी आ गए। Yes. Yes. चला जाए Yes. बच्चों, चला जाए आगे। चलिए, तो वापस से अपनी स्लाइड पे आ गए हम बच्चों। डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको बता दिए थे। तो लेट्स अंडरस्टैंड इंडिविजुअल, थोड़े से कम मिलेंगे अगर आप अपनी बुक से कंपेयर करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, नॉट टू वरी। तो जब किसी इंडिविजुअल इंसान की डिमांड किसी भी मल्टीपल रीजंस की वजह से इंपैक्टेड हो चिल्ड्रन, आप उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जब उसका होता है तो वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। आई रिपीट चिल्ड्रन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो एक एक करके मैं आपको सब समझाता जाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस डेफिनेशन को कोट कर लें और ये सारे पॉइंट्स, मतलब जितना स्लाइड में है सब लिख लें, समझने को लोग तैयार हो जाएं वेरी क्विकली। बहुत आसान है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस। व्हेन सो एवर चिल्ड्रन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज अप, जनरली कंज्यूमर्स की विलिंगनेस होती है कि हम उसे थोड़ा कम खरीदेंगे। और इसी का ऑपोजिट बच्चों, जब प्राइस किसी भी चीज की गिरती है, सारे हबशी क्या सोचते हैं? खरीद लो। आप कभी देखिए जब किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में सेल आती है 50% 70% ऑफ, तो लोगों की भीड़ ज्यादा लग जाती है। और जब प्रीमियम प्राइसेस चलते रहते हैं कंपैरेटिवली भीड़ कम होती है। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बता के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है, बट बताऊंगा इसलिए ताकि आपको ये ना लगे कि सर को पता नहीं आता है कि नहीं आता। पीवीआर सिनेमास का टिकट है 340 रुपए का, एक शो का मूवी का, ऑन अ हॉलीडे से संडे, वीर सावरकर मूवी का। और कुछ दिन बाद यही टिकट बच्चों 112 रुपए का हो जाता है, एंड द डे इज ऑल्सो थर्सडे। अगर आप बिजी पर्सनैलिटी ऑन थर्सडे है, स्कूल है, क्लास है, बिजनेस है, तो आप मूवी देखने कब जाएंगे? संडे, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आप खाली हैं Saturday. आपके पास, तो आप मूवी देखने कब जाएंगे? थर्सडे। क्यों ऐसा करेंगे? Thursday. थर्सडे को ज्यादा स्टूडेंट्स टिकट लेने की कोशिश करेंगे और संडे को कम स्टूडेंट्स टिकट लेने की कोशिश करेंगे। थर्सडे को क्योंकि प्राइस गिर चुका है इसलिए क्वांटिटी बढ़ रही है, और संडे को क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है इसलिए क्वांटिटी कम हो रही है स्टूडेंट्स की। हॉल तो भरा ही रहता है वैसे। ऐसा क्यों? ऐसा लॉ ऑफ डिमांड भी बोलेगा अभी थोड़ी देर में, बट ऐसा क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं ऐसा क्यों। कॉन्सेप्ट आता है बच्चों यहाँ पे यूटिलिटी का। सेम मूवी 112 रुपए में है, सेम मूवी 340 रुपए में है, तो कहां पे प्राइस पेड ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है कंपेरेटिवली चिल्ड्रन? थर्सडे को। तो दैट्स वाई थर्सडे को आपका जो MUX है ये मोर देन PX लग रहा है। प्राइस जितनी आप पे कर रहे हैं यूटिलिटी उससे ज्यादा। संडे को आपको क्या लग रहा है? अरे यार पैसे ज्यादा लग रहे हैं बट मूवी तो उतनी देर की है। पापा क्या सोच रहे हैं? थर्सडे को बिजनेस करूंगा, पैसे कमाऊंगा, संडे को मूवी देखने जाऊंगा। तो पापा के लिए संडे को भी MUX इक्वल्स टू PX है, बट आपके लिए संडे को क्या है चिल्ड्रन? MUX मोर देन PX। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपको थर्सडे को क्या लग रहा है कि भाई जितना प्राइस पे किया जा रहा है मूवी का एडवांटेज उससे कहीं ज्यादा है। पापा को क्या लग रहा है? थर्सडे को अगर जाएंगे तो जितना मूवी का एडवांटेज मिलेगा उससे कहीं ज्यादा बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो जब भी आप किसी चीज को हाँ बोलते हैं खरीदने के लिए, वो आप तभी बोलते हैं व्हेन सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज इक्वल टू और मोर देन प्राइस पेड। ये आपको मैं एक बार क्लास में पढ़ा चुका हूं, 2 बार अभी फिर पढ़ाऊंगा। चलें आगे, चलें आगे। चलिए, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, कोक एंड पेप्सी। कोक का प्राइस उसकी क्वांटिटी, पेप्सी का प्राइस उसकी क्वांटिटी। कोक 10 रुपए की थी, लोग 100 बॉटल खरीदते थे। पेप्सी 10 रुपए की थी, लोग 100 बॉटल खरीदते थे।
पेप्सी का प्राइस तो बच्चों 10 का 10 ही है, कोक बढ़ के 12 रुपए हो गई। समझ में आ रही बात? तो अब लोगों ने 70 कोक खरीदनी चालू कर दी और पेप्सी कितनी खरीदनी चालू कर दी? 130। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, बिकॉज गोइंग टू टेल समथिंग सुपर ग्रेट। ये पूरा फिनोमेना बच्चों इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट डालने जा रहा हूं। सिर्फ आप इसको लेकर अगर चलेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इस रेड बॉक्स को, देन इट इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस तब लगेगा जब कमोडिटीज दो हो जाएंगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? एक और एग्जाम्पल इसका आप समझ लीजिए। वन मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, लेट मी यूज कलर डिफरेंट। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। नाउ टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूल एंड कार। 10 लाख रुपए की कार थी, 100 गाड़ियां हर महीने बिक रही थी। कार अभी भी 10 लाख की है। पेट्रोल 90 रुपीज का था, 20,000 लीटर्स मार्केट में बिकता था। पेट्रोल का प्राइस गिर के 70 रुपए हो गया। पेट्रोल की डिमांड तो बड़ी बड़ी और बढ़ के बच्चों ये हो गई 30,000 लीटर्स, और गाड़ियां भी 100 की बजाय कितनी बिकने लग गई? 400। अब सर ये क्या कहानी है? यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ज्वाइंट डिमांड का। अगेन इसे भी आप अगर पूरा एक साथ एनालाइज करेंगे तो यू कॉल इट एज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बट इफ आई से कि भैया सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का प्राइस कम होने से फ्यूल की डिमांड कंट्री में ज्यादा हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। लेट मी यूज अ डिफरेंट ब्लैक कलर। ये बात समझ में आ गई? तो कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट क्या होता है सर? वो दो गुड्स जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। बट वो दो जो एक साथ खरीदे जाते हैं दे आर कॉल्ड एज जॉइंटली डिमांडेड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नाउन हो गया, जॉइंटली डिमांडेड वर्ब हो गया। तो ये बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे फ्यूल प्राइस गिरेगा वैसे वैसे कंट्री में कार की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे जैसे कोक का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बातें चिल्ड्रन? बातें समझ में आ गई? एक चीज और बता दूं तो आगे चलता हूं। आई होप सो बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा किसी के लिए। यहां पे बच्चों प्राइस किसका बढ़ा था? कोक का। और डिमांड किसकी बढ़ गई? पेप्सी की। दोनों बढ़ा है, यस और नो? दिस रिलेशनशिप is called as direct relationship. What did I say children? Direct. और अब जरा ध्यान से यहां पे देखिए, किसकी प्राइस गिरी थी बच्चों? फ्यूल की। डिमांड किसकी बढ़ गई? कार की। तो यहां एक गिरा और एक बढ़ा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिस रिश्ता इज कॉल्ड एज इनवर्स और इनडायरेक्ट। समझ में आ गया इतना? झटपट इसको कॉपी करिए फिर मैं आगे चलता हूं बच्चों। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस चिल्ड्रन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नाउ चिल्ड्रन मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि जो हमारा कंज्यूमर होता है उसकी जो इनकम होती है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज भी हो सकती है। और यहाँ पे बच्चों 3 टाइप ऑफ गुड्स आर जनरली सीन। कुछ ऐसे जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, कुछ ऐसे जिनकी डिमांड सेम कम हो जाती है, और कुछ ऐसे जिनकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी। तो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल दैट जब आपकी इनकम कम थी, सो कॉल्ड आप XYZ चीजों का कंजम्पशन करते थे और कैफेटेरिया आपकी कॉलोनी में एक था, वहीं आप हर वीकेंड में जाते थे। नाउ योर इनकम हैज गॉन अप, तो आपने वो कैफेटेरिया छोड़ के कोई बेटर ताज वगैरह में डिनर वगैरह या सो कॉल्ड लेजर पर्पसेस के लिए जाने लग गए। सो दीज गुड्स आर कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स चिल्ड्रन। I repeat children, these goods are called as what? Normal goods. And
आपने वो लोकल छाप कैफेटेरिया छोड़ दिया जहां पहले जाते थे, उसे आप क्या बोलेंगे? इंफीरियर। तो मान लीजिए अभी आप गिवन इनकम में वेस्ट साइड से शॉपिंग करते थे, इनकम बढ़ गई, यू थॉट ऑफ वेस्ट साइड नहीं जाएंगे, अब अरमानी एक्सचेंज के शोरूम में जाएंगे, तो वेस्ट साइड की जो डिमांड होगी वो इंफीरियर हो गई, और जो अरमानी एक्सचेंज की डिमांड होगी वो नॉर्मल हो गई। देयर इज नथिंग लाइक सुपीरियर इन इकोनॉमिक्स। बट सॉल्ट तो आपके घर में वही आएगा जो आता था। इट इज कॉल्ड एज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आई रिपीट चिल्ड्रन, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एक और एग्जांपल लेते हैं। गिवन इनकम में आप बाटा का शू स्कूल पहन के जाने के लिए खरीदते थे, योर इनकम इंक्रीज्ड, आपने सो कॉल्ड वीरा मोडा का शूज खरीद लिया और बाटा का छोड़ दिया, तो बाटा बिकेम व्हाट? इंफीरियर। या वीरा मोडा छोड़ दीजिए, वुडलैंड खरीद लिया, तो वुडलैंड बिकम्स व्हाट? नॉर्मल। बट कॉपीज और बुक्स तो आपको वही लेनी पड़ेंगी जो मार्केट में अवेलेबल है स्कूल की, चाहे कुछ भी आपकी इनकम हो। दैट इज नोन एज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। समझ गए? समझ गए? चलिए, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्लास में काफी बच्चे होंगे जिनको दलिया खाना बहुत अच्छा लगता होगा। कौन कौन है भाई दलिया खाने वाला? चलिए, वंश जी को अच्छा लगता है, और किसको अच्छा लगता है? गीतिका जी, कृषि जी, आपको दलिया खाना अच्छा लगता है? नो सर। नहीं अच्छा लगता मेरे जैसे, मतलब नमन जी, पापकी जी, तुषा जी, वासु जी, आपको दलिया खाना अच्छा लगता है? नो सर। नो सर। हेल्दी फूड कोई खाना ही नहीं चाहता आजकल दुनिया में। खैर कोई बात नहीं, हेल्थ से ज्यादा टेस्ट की चिंता है। तो मेरे घर वाले प्यार दलिया खा लो, गुड फॉर हेल्थ। मैंने कहा मैं फास्ट रख लेता हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, दैट वुड बी मच गुड फॉर हेल्थ। तो कोई भी ऐसी चीज बच्चों जिसका टेस्ट आपको थोड़ा सा फेवरेबल लगता है, आई रिपीट चिल्ड्रन, टेस्ट इज बिट फेवरेबल, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। और कोई भी चीज जिसका टेस्ट आपको अनफेवरेबल लगता है, उसकी डिमांड विल ऑलवेज बी लेस। तो फेवरेबल चीजों की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है, अनफेवरेबल की हमेशा कम होती है। समझ गए? हाँ जैसे आपको मुफ्ती की जीन्स अच्छी लगती है, या सो कॉल्ड कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, तो आप उसी को खरीदेंगे इररिस्पेक्टिव उसका कोई भी प्राइस हो। एक्सपेक्टेशंस में बच्चों दो तीन बातें हैं, अभी तो मैं शॉर्ट में डिस्कशन कर रहा हूं, फिर आपको बाद में जब इसको एक्सपैंड करके पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वो भी। ध्यान से सुनिएगा। यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी इनकम भविष्य में सो कॉल्ड बढ़ने वाली है। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट योर इनकम विल इंक्रीज इन फ्यूचर, तो व्हाट विल हैपन टू योर डिमांड? इट विल इंक्रीज। और अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में किसी गुड्स की स्कैसिटी होने वाली, वो मिलेंगे ही नहीं, तो आज उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। गॉट इट क्लियर? तो इट इज अबाउट फ्यूचर इनकम एंड अबाउट फ्यूचर स्कैसिटी। तो प्लीज इसको झटपट लिख लें। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। मार्केट डिमांड, सारे पॉइंट्स आपको वही मिलेंगे बच्चों, सिर्फ दो चीजें एड ऑन हो गई हैं। एंड व्हाट दोज टू पॉइंट्स आर चिल्ड्रन? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सो अभी तक इनकम का इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, रिच क्लास के पास पैसे ज्यादा और पुअर मासेस के पास कम। अब जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया, तो पुअर मासेस की भी जो इनकम है चिल्ड्रन, दैट विल बी गोइंग अप। और अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। तो बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम है, नो नीड टू राइट एनीथिंग। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स चिल्ड्रन, इफ इन द मार्केट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या पॉपुलेशन बढ़ जाती है बच्चों, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। डिमांड विल इंक्रीज। समझ में आ गया? चलिए झटपट लिख लीजिए इसको। सो चिल्ड्रन, अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। अब ये मत बोलिएगा सर ये लॉ की क्लास थोड़ा है तो इकोनॉमिक्स की क्लास है। अरे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का मतलब वो कानून वाला लॉ नहीं है, द प्रिंसिपल बेसिकली। 99% बच्चे आंसर हमेशा गलत लिखते हैं कोई भी लॉ उनसे पूछा जाए, क्योंकि वो भूल क्या जाते हैं, पहले मैं आपको यही बताता हूँ, वो सेट्रिस पैराबिस भूल जाते हैं। गॉट इट क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे फिर से बच्चों मैं डिटर्मिनेंट्स लिखने वाला हूँ जिनसे आपको समझ में चीजें थोड़ी बेटर आएंगी। तो याद करिए अभी आपने क्या लिखा था बच्चों,
px, then it was pr, then it was y, then it was t, then it was c, then it was e, then it was g, और काफी ढेर सारे फैक्टर्स थे. Isn't it? सबको नजर आ रहा है बच्चों? सबको नजर आ रहा है? Yes. चलिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ही बच्चे नहीं समझ पाते हैं. अगर आपकी डिमांड, कहने का मतलब विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से इफेक्टेड है बच्चों, देन ओनली वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमांड. आई रिपीट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से अगर आपकी नीड इफेक्टेड है, देन ओनली चिल्ड्रन वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डिमांड. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई. बट सर अगर इनकी वजह से नहीं है तो आप उसे बोलेंगे एक्सेप्शंस. क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेप्शंस. कहने का मतलब नॉट द लॉ ऑफ डिमांड. सो अगर मैं मार्केट में जाके अपने दोस्त के लिए एक शर्ट खरीदूं क्योंकि मेरे को शर्ट अच्छी लग रही है, क्योंकि वो मेरा मनपसंद ब्रांड है, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत सो कॉल्ड अफेक्शनेट है मेरे लिए, क्योंकि दूसरी शर्ट्स महंगी थी, सॉरी टू से ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता. क्योंकि वही शर्ट जो मैं खरीद रहा हूं वो इसलिए खरीद रहा हूं बिकॉज वो सस्ते में मिल गई, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉ ऑफ डिमांड. फिर से सुनिएगा. मम्मी ने कहा गेस्ट आ रहे हैं इवनिंग में डिनर पे, तो स्टार्टर्स में चिप्स लगा देंगे और वो क्या कहते हैं आलू की टिक्की बना लेंगे और स्वीट कॉर्न हो जाएगा और वो कुपोषित भुट्टा बेबी कॉर्न जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक और जूस साथ में रख लेते हैं. आप गए मार्केट और पेप्सी की बोतल ले आए. मम्मी ने कहा पेप्सी क्यों लेके आए? अरे क्योंकि मम्मी प्राइस गिरा हुआ था ना इसलिए हम पेप्सी ले आए. व्हाट इज द फिनोमेना चिल्ड्रन? लॉ ऑफ डिमांड. मम्मी ने कहा ये वाले ब्रांड का स्वीट कॉर्न क्यों ले आए, दूसरे वाले का क्यों नहीं लेके आए? मम्मी क्योंकि ये सस्ता था ना तो इसलिए मैं ये ले आया. अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड. आलू 20 रुपए किलो भी था, 5 रुपए किलो भी था, आपने 5 रुपए किलो वाला खरीद लिया. मम्मी ने कहा ये क्यों खरीदा? क्योंकि मम्मी सस्ता मिल रहा था. तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लॉ ऑफ डिमांड. तो एनीथिंग जो भी कंज्यूमर प्राइस कम होने पे ज्यादा और बढ़ने पे कम खरीदे बच्चों, द एप्लीकेशन इज व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड. समझ में आ गया? फिर आपकी मम्मी ने पूछा तुम वेजिटेबल मार्केट से या मार्केट से घर तक ओला कैब में क्यों नहीं आए, तुमने क्यों ई रिक्शा कर लिया? मम्मी ओला कैब महंगी थी, ई रिक्शा सस्ता था, इसलिए मैं ई रिक्शा चलाया. इट इज चिल्ड्रन नॉट द लॉ ऑफ डिमांड. पापा ने पूछा कि सो कॉल्ड क्यों ओला कैब से नहीं आए, ई रिक्शे से आए? मेरी इनकम कम हो गई ना इसलिए मैं ई रिक्शे से चलाया. इट इज नॉट द लॉ ऑफ डिमांड. बिग ब्रदर ने पूछा ई रिक्शे से क्यों आए? अरे बड़ा मजा आता है ई रिक्शे में, सो कॉल्ड बढ़िया हवा भी चलती रहती है. अगेन इट इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड. समझ में आ गया बच्चों? मोदी जी ने पूछा ई रिक्शे से घर क्यों आए? अरे आप ही ने तो पॉलिसी बनाई थी भाई देश को क्लीन ग्रीन बनाना है तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग ईवीज यूज करें, तो मैं ई रिक्शे से आ गया. तो इन बातों में कहीं पे भी बच्चों उस पर्टिकुलर चीज को जिसको आपने अक्वायर किया उसके प्राइस का फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा था, बट आपने जो सामान खरीदा वो इसलिए खरीदा क्योंकि वो सस्ता था. समझ में आ गया? सो एनीथिंग whose price falls consumer is willing to buy more, whose price rises consumer is willing to buy less. सिर्फ दो बातों को आपको ध्यान में रखना है. इट इज लॉ ऑफ डिमांड. तो सेट्रस पैराबिस का मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और ये अदर थिंग्स सर होती कौन सी हैं? ये अदर थिंग्स होती हैं बच्चों यही सारी चीजें जो आप यहां पे लिख रहे हैं. समझ गए बात को? मतलब कांस्टेंट होने चाहिए, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, अंग्रेजी के हिसाब से इग्नोरेंस है ये. इग्नोरिंग दीज थिंग्स कंसिडरिंग ओनली प्राइस. आई रिपीट, इग्नोरिंग दीज थिंग्स. सर विच थिंग्स सर? अरे यही पूरा चूरन ये वाला. इग्नोरिंग दीज थिंग्स कंसिडरिंग ओनली प्राइस. इफ गोइंग अप आई विल बाय लेस, if going down I will buy more. The phenomena is what children? Law of demand.
समझ में आ गया? और सर अगर मान लीजिए प्राइस गिर गया किसी कमोडिटी हाँ, तो सेल भी कम हो जाती है, डिमांड भी कम हो जाती है। ये मार्केट मैकेनिज्म है। प्राइस जब किसी चीज का गिरता है तो कंज्यूमर की सो कॉल्ड मेंटालिटी होती है कि वो उसको ज्यादा खरीदता है। अब आपके दिमाग में मम्मी का डायमंड सेट चला आया कि सर प्राइस अगर कम हो जाएगा डायमंड का ना तो मम्मी टाइप लोग नहीं खरीदेंगे, भाई ये घटिया तो कोई भी खरीद लेगा। सॉरी, इट इज नॉट दिस, नाउ इट इज दिस। समझ में आ गया? तो अब वो क्या बन जाएगा? नॉट द लॉ ऑफ डिमांड। समझ गए? अंडरस्टूड? तो आईफोन का दाम गिरा, पीपल आर बाइंग मोर, आईफोन का दाम बढ़ेगा, पीपल विल बी बाइंग लेस। ये लॉ ऑफ डिमांड है चिल्ड्रन। समझ में आ गया? आईफोन का प्राइस गिरा इसलिए सैमसंग की सेल बढ़ गई, इसलिए सैमसंग की सेल बढ़ गई। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता है। ठीक? तो समझ में आ गया? अदर थिंग्स कौन सी होती हैं यहाँ पे बच्चों? ये सब चीजें बुक्स में क्लियर कट पता नहीं ऑथर्स क्यों नहीं लिखते, भगवान जाने। और बच्चे भी, बेचारा टीचर बोलता है रट लो, बच्चा रट लेता है। तो रिमेनिंग कांस्टेंट का भी मतलब यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखा देता हूं। रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब होता है सिंपली इग्नोर। वो एक कहावत सुनी होगी ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अरे छोड़ो, हो गया हो गया। समझ में आ गया? सिंपल। तो इन चीजों को आपको सिंपली इग्नोर करना है। और इस पूरे फ्रेज को, अदर थिंग्स सिंपली आर इग्नोर्ड, इसको बोलते हैं सेट्रिस पैराबिस। समझ गए बच्चों बात को? देखिए आ गई वो सारी चीजें चिल्ड्रन, वो सारी चीजें आ गई पक्का? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए। इसके आगे की पढ़ाई अगले लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा।